आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि समाजवादी क्रांति और महिलाएं, इस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को मजदूर वर्ग की इस पहली क्रांति के 103 साल पूरे होने के अवसर पर सबको बधाई देती हूँ। साथियों, ये जो आज का विषय है ये बहुत विस्तार वाला है, यानी इस विषय के हम 3 विषय कर सकते हैं यदि वैसे देखा जाए तो। पहला हो सकता है समाजवादी क्रांति में महिलाओं की भूमिका क्या है। दूसरा हो सकता है कि समाजवादी क्रांति की महिलाओं को ज़रूरत क्या है। और तीसरा हो सकता है कि समाजवादी क्रांति का ये जो आधी आबादी है इससे रिश्ता क्या है। और जब हम समाजवादी क्रांति की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम रूस में जो दुनिया में पहली क्रांति हुई थी, समाजवादी क्रांति जो लेनिन के नेतृत्व में हुई थी, उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि यही वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव था जिसने पूरी दुनिया में उत्पीड़न और गुलामी के खिलाफ संघर्ष करने वाली जनता को एक नई ऊर्जा और चेतना प्रदान की थी। तो ये जो विषय है आज का, इसमें हम आज इसको इस तरह से लेंगे जिसमें हमारे ये तीनों विषय आ जाएंगे। जब हम समाजवादी क्रांति और महिलाओं की बात कर रहे हैं तो हम उसको इस तरह से देखेंगे कि समाजवादी क्रांति के पहले, उसके दौरान और उसके बाद रूस में महिलाओं की क्या स्थिति है, इसको इस तरह से लेंगे। अब मैं जानती हूँ कि आप लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। आपको मालूम है कि समाजवादी क्रांति क्या थी, कई किताबें भी आपने पढ़ी होंगी। लेकिन जब हम लोग महिलाओं के बीच में काम करते हैं, आप लोग भी काम करते होंगे, बातचीत करते होंगे, तो हो सकता है कि वो महिलाएं भी देख रही हो इस वीडियो को। वो महिलाएं जिन्हें स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, जिन्हें घर और परिवार की अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अपनी जिंदगी की जो कमियां हैं वो भी उनको याद नहीं रह पाती है और इसके साथ ही साथ उनको समझ में भी नहीं आता है कि उनकी क्या कमियां हैं। और जब हम उनको समाजवाद शब्द का अर्थ पूछते हैं कि समाजवाद से आप क्या समझती हैं, तो उस शब्द का अर्थ जो है वो अपने उनके समुदाय या उनके जाति के समाज के बारे में कुछ तो भी होगा मैडम, ऐसा वो कहती हैं। उनके लिए भी ये खास तौर से जानने की जरूरत है कि समाजवादी क्रांति एक ऐसा दरवाजा है जो खुलने के बाद अगर सबसे अधिक परिवर्तन होगा तो वो महिलाओं की जिंदगी में आने वाला है। खास तौर से हमें ये देखना है, हमें ये समझना है कि भारत जैसा देश जहाँ पे पूंजीवाद, सामंती जो परंपराएं हैं, जो कुप्रथाएं हैं, उनका फायदा लेते हुए और अपनी मुनाफा बढ़ाने पे तुला हुआ है। कल ही करवा चौथ बीता है जिसमें हमने देखा है कि किस तरीके से जो है कंपनियां इन कुप्रथाओं का उपयोग अपने पक्ष में कर रही हैं। तो ये जो समाजवादी क्रांति है उसका सबसे ज्यादा बेहतर अगर परिवर्तन आने वाला है तो वो महिलाओं की जिंदगी में आने वाला है। इसलिए उनके लिए तो ये जानना बहुत जरूरी है कि समाजवादी क्रांति क्या है, क्यों है और क्यों जरूरी है। और वो तमाम बेड़ियां जो परंपराओं के नाम पे, जातिगत रूढ़ियों के नाम पे और महिला होने के नाम पे जो उनके दिमागों पर लगी है, उनके टूटने की शुरुआत इस दरवाजे के खुलने के साथ होती है। हाँ, उसके बाद हमको बहुत आगे जाना पड़ता है, लेकिन एक बार दरवाजा खुलेगा तो हम आगे भी जाएंगे। एक बात और है कि जब हम समाजवादी क्रांति और मार्क्सवादी विचारधारा की बात करते हैं तो बहुतों को ये गलतफहमी होती है कि ये जो विचारधारा है, मार्क्सवादी विचारधारा, जो केवल मजदूरों की, किसानों की बात करती है, वो केवल आर्थिक समस्याओं को दूर करने में रुचि रखती है और सामाजिक जो उत्पीड़न है उसकी ओर ये अनदेखी कर देती है। लेकिन रूसी क्रांति ने ये दिखाया, जो दुनिया की पहली समाजवादी क्रांति थी, उसने ये दिखाया कि किस तरीके से मार्क्सवादियों ने औरतों के उत्पीड़न को प्राथमिकता के साथ खत्म किया।
उनकी पहला जो ऑर्डर था, जो मजदूरों की सरकार का जो पहला ऑर्डर था, वही दिखाता है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। दरअसल इस दुनिया में हम जैसे लोग मार्क्सवादी विचारधारा को मानने वाले समाजवादी क्रांति को एक सपने की तरह संजोते हैं। उनकी इच्छा होती है कि उनकी जिंदगी में, उनके काम करते करते उनकी जिंदगी में, उनके देश में यह क्रांति हो। जो पूंजीवादी विचारधारा के लोग हैं वो उसको यूटोपिया मानते हैं। यूटोपिया ने कल्पना में कुछ है ऐसा, लेकिन ये कोई सपना नहीं है। ये साबित किया था रूस ने। और उसके बाद में जो क्रांतियां हुई, चीन, क्यूबा, वियतनाम, और आपने देखा कि किस तरह के समाज हैं वो। अभी 2 दिन पहले जब कॉमरेड बादल ने अपनी बात रखी, कल कॉमरेड सुभाषनी ने अपनी बात रखी, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये वो देश हैं जो दुनिया में कहीं पर भी, अगर कहीं पर भी इंसानियत को दिक्कत होती है तो ये लोग खड़े होते हैं उनके साथ में, उनकी मदद करने के लिए। वो नहीं आते हैं जो पूंजीवादी संपत्ति के पहाड़ पे खड़े हैं। आज उनके यहाँ क्या हो रहा है अभी हम देख रहे हैं कि उनके यहाँ चुनाव जो हो रहा है अमेरिका में, उसकी क्या हालत हो रही है दिख रहा है हमको। तो ये जो समाजवादी क्रांति हुई उसमें उत्पीड़नों से भरी, विसंगतियों और भयानक असमानताओं से भरी ये जो दुनिया है, उसमें एक नई दुनिया के दर्शन हुए इन देशों में जहां पर भी क्रांति हुई। और ये भी एक सच्चाई है, ये हमको जान लेना है। ये भी एक सच्चाई है कि दुनिया की पहली समाजवादी क्रांति यानी रूसी क्रांति की जो चिंगारी जलाई थी, चिंगारी थी, वो महिलाएं थी। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आप समझ लीजिए इस चीज को। आज उस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अभी जो स्वरूप है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस चिंगारी को भड़काने वाला दिन था। ये जो दिन है, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस चिंगारी को भड़काने वाला दिन था। 8 मार्च 1917, जो उस वक्त 23 फरवरी था, क्योंकि उस वक्त जो जार का रूस था वो वहां पे कैलेंडर भी नहीं मानता था, वो अपना कैलेंडर चलाता था, ग्रेगोरियन कैलेंडर। वहां पे उसकी तारीख थी 23 फरवरी। और इस दिन रूसी महिलाओं ने तय कर लिया कि अब वो और नहीं सहेंगे। पूरी दुनिया में पहला विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, भयानक हालात खराब थे। लोग, उनके पति, उनके बेटे, उनके भाई लाम पे थे, वो काम पे थी, और इस तरीके से भयानक परेशानी थी। जार जो है वो उसको कोई मतलब नहीं था जनता की परेशानियों से। और ये जब महिलाओं ने तय कर लिया और इस तरह से जो शुरू हुई वो प्रक्रिया, दुनिया में पहली बार मजदूरों और श्रमिकों के देश के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन इसको अगर हमको समझना है कि ये कहां, कैसे वो वहां तक पहुंची, तो हमको क्रांति के पहले रूस की महिलाओं की स्थिति पे थोड़ा सा हमें नजर डालनी होगी और उनको परिवर्तन करने में जो बोल्शेविक पार्टी थी वहां पे, कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक पार्टी थी, उसने क्या कोशिशें की वो हमको समझना होगा। वो इसलिए भी हमारे लिए समझना जरूरी है, एक कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमको इसलिए भी समझना जरूरी है कि मार्क्सवाद केवल समझने का विज्ञान नहीं है, बल्कि मार्क्सवाद हमको समाज को बदलने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर समाज को बदलना है तो हमको कुछ करना पड़ेगा, और अगर हमको कुछ करना है तो वो रास्ता क्या होगा, ये हमको हमारे पुराने अनुभवों से सीखना पड़ेगा। तो क्रांति के पहले के रूस को अगर हमको समझना है, मैं यहाँ पर चूंकि हमारे पास समय कम है इस कारण से कुछ छोटे छोटे उदाहरण दूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि हमारे जो साथी हैं जो अभी पढ़ते थोड़ा कम है, उनको पढ़ना चाहिए। हमको हमारे समाज में आज जो दिखता है, जो परंपराएं, जो कुप्रथाएं दिखती हैं, अगर आप दोस्तोवस्की का अपराध और दंड पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर क्या हालात थे समाज के, खासतौर से महिलाओं के। उसको जरूर पढ़िएगा। तो 1917 की क्रांति के पहले जो अधिकांश आबादी थी वो ग्रामीण थी। नेचुरली वहां पे खेती ही ज्यादा होती थी,
औद्योगिकरण नहीं हुआ था। और 1897 की एक रिपोर्ट है कि केवल 13.1% रूसी महिलाएं साक्षर थी। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूं कि 1897 और 1917, इसमें कितने साल का अंतर है? इसमें अंतर है 3 और 20 साल का अंतर है। तो ये 20 साल का अंतर हमको ध्यान रखना है कि जबकि 13.1% महिलाएं जो हैं वो साक्षर थी, और क्रांति के बाद क्या होता है ये हमको देखना है। बच्चों और विशेषकर लड़कियों को खेत और घर या कारखाने में उनसे मदद ली जाती थी। उनको स्कूल में पढ़ने नहीं भेजा जाता था। स्कूल जाने के बाद एक बार चली गई फिर वापस निकाल लिया जाता था। हमारे यहाँ भी यही होता है। हमारे यहाँ पर भी ग्रामीण लड़कियों का जो ड्रॉप आउट है वो इतना ज़्यादा है क्योंकि उनको या तो उनकी माँ की मदद करनी है, छोटे भाई को संभालना है, घर में काम करना है, और अब तो हालतें और ख़राब हैं। तो उसके बाद जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई पहले विश्व युद्ध के समय, तो महिला श्रमिक जो थी 12 से 14 साल की उम्र में ही उन्होंने कारखाने पे काम करना शुरू कर दिया था, और उनमें तो कई और भी उसके पहले चली गई थी। काम के घंटे कितने थे? आज हमारे देश में जो सरकार है, चुनी हुई सरकार, वो काम के घंटों को वापस वहीं ले जा रही है। ध्यान रखिएगा, उस वक्त बहुत थोड़े वेतन के लिए 18 घंटे काम करना पड़ता था उन बच्चियों को, महिलाओं को, और आदमियों को भी नेचुरली। 1914 में विश्व युद्ध के प्रकोप में, ये जो विश्व युद्ध फैला था पूरे दुनिया में, तो महिलाओं की संख्या कारखानों में बढ़ गई, क्योंकि आदमी सारे जो हैं वो फ्रंट पे थे, मोर्चे पे थे, युद्ध में लगे थे। सबसे ज्यादा अगर महिलाएं थी तो वो कपड़ा उद्योग में थी। तो कपड़ा उद्योग में जो है वो कई महिलाएं, अधिकतर महिलाएं थी। धातु उद्योग में भी महिलाएं थी। और ये जो चीज है ये हमको बताती है कि ये जो चीज है ये हमको बताती है कि ये जो परिस्थितियां बननी शुरू हो गई थी क्रांति की, हालात, आर्थिक परेशानी, सबसे ज्यादा महिलाएं बाहर निकली। जब महिलाएं बाहर निकलती हैं और सामाजिक उत्पादन का हिस्सा बनती हैं, तो फिर उनके अंदर जो है वो जागरूकता होती है, और फिर उनको साथ में लाने की जब हम कोशिश करते हैं तो जो है एक परिस्थिति बनती है। तो हमें यह नहीं मानना चाहिए कि 1917 में ही एकदम से वो सामाजिक जीवन में आ गई, बल्कि क्रांति के पहले, तो उसके पहले जब तक वो बाहर नहीं आई थी, काम नहीं कर रही थी, तब तक उनका कोई एक्सपोजर ही नहीं था। लेकिन उसके बाद जब वो काम करने लगी कारखानों में, तो बोल्शेविक पार्टी ने, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसने सचेतन रूप में सबसे आगे बढ़ी हुई समझदार और परिपक्व जो महिलाएं थी उनको चुना, और उसके बाद उनको पार्टी की कतारों में संगठित करने का लंबा काम किया। ये समझ लीजिए। यदि हम रूसी श्रमिक आंदोलन के शुरुआती दिनों में जाते हैं तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं? स्टडी सर्कल चलते थे। याद रखिए, हमारे जितने भी साथी यहां पर सुन रहे हैं, स्टडी सर्कल चलाना, बहस करना कितना जरूरी है, वो ये दिखाता है कि ये स्टडी सर्कलों ने महिलाओं को क्या मजबूत मजबूत कर दिया था। अलग अलग स्टडी सर्कल चलते थे जो मुख्य रूप से श्रमिकों की शिक्षा और मार्क्सवाद के विचारों के अध्ययन पर केंद्रित होते थे। इन स्टडी सर्कलों में महिलाओं को सक्रिय करने के लिए खास तौर पर मेहनत की गई थी। ध्यान रखिएगा। और जिन स्टडी सर्कलों को महिलाओं के लिए चलाया जाता था, उनमें कौन कौन थी? उनमें कपड़ा उद्योग में काम करने वाली महिलाएं, लेकिन उसके साथ ही साथ उन महिलाओं को भी उसमें शामिल किया जाता था जो सिलाई करती थी, जो सिलाई का काम करती थी, जो घरों में काम करती थी, यानी घरेलू कामगार थी, वो भी उसमें उन अध्ययन केंद्रों में आती थी। इसके बाद रविवार के दिन में, खास तौर से रविवार के दिन में स्टडी सर्कल जरूर चलाया जाता था, और वो आसपास चलाया जाता था, अड़ोस पड़ोस में चलाया जाता था। और इसमें जो कॉलेज में जाने वाली लड़कियां थी वो आके वहां पर पढ़ाती थी। अगर आपने माँ पढ़ाओ
माँ एक ऐसा उपन्यास है जो अगर आप एक बार पढ़ना शुरू करें तो आप रख नहीं सकते उसको दोबारा वापस, जब तक आप पूरा नहीं कर दें। जिन्होंने उसको रख दिया है वो थोड़ा समझें कि आपने हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसमें जो पावेल है नायक, उसमें हम देखते हैं कि उनकी जो माँ है जो पढ़ी लिखी नहीं है, और इसका उल्लेख कमल बादल ने भी शायद किया था, और मैंने अभी याद नहीं आ रहा है कि किसने किया था। तो पावेल के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि कई जगह पे उसकी माँ देखती है कि पावेल और उसका दोस्त जो है, उसके दोस्त, वो स्टडी सर्कल में बहस करते हुए दिखते हैं। ये हम पढ़ते हैं उस नॉवेल में, उसमें, उस किताब में। उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, उस किताब को। तो ये जो स्कूल चलते थे वो मार्क्सवादी बुद्धिजीवियों ने इन स्कूलों का उपयोग नए सदस्यों को अपने भूमिगत, क्योंकि जार का शासन था, इतना आसान नहीं था स्टडी सर्कल चलाना, तो उस वक्त उनको पढ़ने और आकर्षित करने के लिए ये सारे काम उन्होंने किए। उन स्कूलों में साहित्य का भी वितरण होता था। महिलाओं के लिए चलने वाले स्कूल में जो है वो लड़कियां पढ़ाती थी, ये मैंने आपको बताया। अब एक और चीज थी। क्या चीज थी? कि जो मॉस्को में जो शुरुआती दौर के जो ट्रेड यूनियन थे वो महिलाओं को सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए पहले से तैयार नहीं थे, और वो उनको रूढ़िवादी, पिछड़ा ऐसा मानते थे, और ये लगभग सारे देशों में था, ये देख लीजिए। लेकिन धीरे धीरे जब कम्युनिस्ट विचारधारा को उन्होंने समझना शुरू किया, जब चेतना बढ़ी, तो श्रमिकों को ये समझ में आया कि कामगार वर्ग के भीतर इस तरह के लैंगिक विभाजन को खत्म करना होगा। और इसमें खास तौर से उन्होंने ये कोशिश की कि जिसमें पुरुष श्रमिक भी शामिल थे, कि कारखानों में जो पर्चे बांटे गए उसमें खास तौर से श्रमिक वर्ग के बीच एकता चलाने का प्रयास किया गया, कोशिश की गई, और सचेतन कोशिश की गई। एक पर्चे में हमारे एक साथी ने लिखा था, हमें कभी भी महिला मजदूरों को पुरुषों से अलग नहीं करना चाहिए। रूस में कई कारखानों में महिला श्रमिक बहुतायत में हैं, और वे कारखाने के मालिकों द्वारा और भी अधिक क्रूर शोषण का शिकार होती हैं। उनको जब तक हम लाएंगे नहीं तब तक हमारा संघर्ष अधूरा रहेगा, ये साफ तौर पे कहा था। आज भी हम देख रहे हैं हमारे यहाँ पर जो है वो आज सीआईटीयू में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, जितने भी स्कीम वर्कर्स हैं वो आज बड़ी संख्या में आ रही हैं हमारे साथ में। उनको सचेतन रूप से लाना बहुत जरूरी है। लेनिन ने भी जो है महिलाओं के सवाल को बहुत महत्व दिया। रीना जी, ये बाद में मैं बताऊंगी, अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है। लेनिन ने महिलाओं के सवाल को बहुत महत्व दिया था। जब लेनिन निर्वासन में थे 1903 की कांग्रेस के लिए, वो पार्टी के कार्यक्रम का एक प्रारूप बना रहे थे, और उस प्रारूप में महिलाओं के मुद्दों को उन्होंने बहुत महत्व दिया था। उनके सुझाव पर पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों में पूर्ण समानता की मांग रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम का हिस्सा बन गई थी। और 1903 की कांग्रेस जब हुई, उसके बाद 2 साल में ही पूरे देश में हड़तालों की लहर आ गई, और उसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भागीदारी की। और इन हड़तालों का अंत कहाँ जाके हुआ? 1905 की क्रांति में। ठीक है कि वो सफल नहीं हुई, और लेकिन लेनिन ने 1905 की क्रांति को 1917 की क्रांति का ड्रेस रिहर्सल बताया था। उसका मुझे हिंदी, इस ड्रेस रिहर्सल का हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर कोई जान रहा हो सकता है, कमल बादल को पता हो तो बता दें। तो उसका मतलब एक तरह की पहले पूर्वाभिनय कहते हैं या जो भी है। तो उसके बाद 2005 के बाद पूरे रूस में सोवियतों का निर्माण किया गया। सोवियतें जो थी वो श्रमिकों की परिषदें थी, और इसमें 1905 में जो रूस की क्रांति हुई, उस 1905 की क्रांति के बाद अब हम अपने विषय के दूसरे हिस्से में आते हैं
कि ये तो हो गया शुरुआती दौर की, उसके पहले क्या हालत थी। मैं बहुत डिटेल में मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि वो बहुत दिक्कत का हो जाएगा, समय नहीं है हमारे पास। अब हम दूसरे अपने हिस्से पे आते हैं कि जब ये क्रांति की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई तो उसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो महिलाओं को चेतनावान बनाने और उनके अंदर जो ऊर्जा थी छिपी हुई उनको बाहर लाने में सोवियतों ने भी स्टडी सर्कल के साथ बड़ा काम किया था। ये जो सोवियत थे, यानी जैसे अपने यहाँ पंचायतें होती हैं, लोकल बॉडीज रहती हैं, वो मजदूरों की सोवियतें थी। और सोवियत जो बने उसमें भी महिलाएं बड़ी संख्या में आई। दो महिलाएं हैं, जेन हिलार और मैकडमरिड, उस प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आ रहा है। वो उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। उन किताबों का नाम है एना हिलवार और जेन मैकडर्न ने 3 किताबें लिखी सोवियत संघ की महिलाओं पे। एक किताब का नाम है रिवॉल्यूशनरी विमेन इन रशिया, दूसरी है मिडवाइव्स ऑफ रिवॉल्यूशन, फीमेल बोल्शेविक्स एंड विमेन वर्कर्स, और तीसरी है विमेन एंड वर्क इन रशिया फ्रॉम 1880 टू 1930। तो ये जो 3 किताबें हैं, इनकी 3 किताबों में उन्होंने लिखा है कि ऐसे पितृसत्तात्मक देश में जहां लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों का भी कोई इतिहास नहीं था, उसमें महिला प्रतिनिधियों की संख्या को एक उल्लेखनीय उपलब्धि कहा जाना चाहिए। ये उनका कहना था और ये सही भी कहना था। 1914 के समय जब वर्ग संघर्ष में वृद्धि हुई, जब वर्ग संघर्ष बढ़े, तो पार्टी में महिला सदस्यों की संख्या भी बढ़ी। आप देख लीजिए कि वर्ग संघर्ष बढ़ने से महिला सदस्य कम नहीं हुए बल्कि बढ़े और महिलाएं आई। अब मैं थोड़ा सा ये जो प्रक्रिया चालू हो गई थी इसकी क्रांति की, तो मैं थोड़े से कुछ नाम दे दूं। हमें नाम में बड़ा मजा आता है कि कौन है, कौन हो सकता है। तो बड़ी नायिकाओं के नाम तो हमको पता है, लेकिन जो छोटे कई ऐसा नहीं है कि क्रांति जो है कुछ इक्का दुक्का 10-15 लोग नहीं करते हैं, बल्कि समाज में बड़ी संख्या में जब लोग उस तरह का विचार रखते हैं तो समाज में बदलाव होता है। ये तो बात सही है। और इसलिए कुछ ऐसे नाम हैं जैसे सेंट पीटर्सबर्ग में की सोवियत में एक चुनी गई महिला थी, महिला श्रमिक थी, बोल्डीरेवा। उन्होंने जो है एक विशाल पुतलों कारखाने में उन्होंने मांग की थी, महिलाओं ने मांग की थी 8 घंटे काम की। महिलाओं ने मांग की थी 8 घंटे काम की और हड़तालें चलती रहती थी। पुरुष श्रमिक नहीं आते थे, आप ध्यान रखिए, पुरुष श्रमिक नहीं आते थे। तो उन्होंने उनकी कड़ी आलोचना की। उनका कहना था कि आप अपनी पत्नियों से को आराम से रखना चाहते हैं, आप जो है 18 घंटे काम करके डर के वापस जाते हैं, हम ये नहीं सहेंगे। हम इतने डरपोक नहीं हैं। आपको 8 घंटे काम की मांग को समर्थन करना होगा, आप चाहे आओ या नहीं आओ, लेकिन हम महिलाएं जो हैं वो 8 घंटे काम की मांग पर अड़ी रहेंगी। तो ये महिलाएं जो हैं, आप देखिए कि 1897 में महिलाओं की क्या हालत थी। और जब बोल्शेविक पार्टी ने काम करना शुरू किया, स्टडी सर्कल चालू हुए, वर्ग संघर्ष तेज हुआ, तब महिलाओं ने जो है कितनी तेजी के साथ अपने आप को बदला। बहादुरी, कमिटमेंट और जो आगे आके काम करने वाली बात है, पहल करने वाली बात है, वो उनके अंदर पैदा हो गई। एक और थी कपड़ा मजदूर शूरा अलेक्सीवा। महिला दिवस पे उन्होंने भाषण दिया और वो भाषण जो है वो लेनिन की जो बहन थी उनके कहने पे दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम भाषण दो। अलेक्सीवा ने कभी भाषण दिया नहीं था और इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठी थी। उन्होंने कहा मैं कैसे दूंगी। तो लेनिन की जो बहन थी उन्होंने कहा कि
आपको जो समझ में आए वो बोलिए। तो अलेक्सीवा ने अपनी जिंदगी के अनुभवों को जिस तरह से रखा और जिस भावुकता के साथ और जिस तार्किकता के साथ रखा, वो कितना प्रभावी होगा ये आप देखिए कि उस बड़ी सभा में कुछ पुलिस वाले उपस्थित थे, अपने हमारी सभाओं में भी रहते हैं, आप जानते हैं। और जब वो भाषण खत्म हुआ, कार्यक्रम खत्म हुआ, तो और किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, अलेक्सीवा को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो सामान्य महिलाओं में, सामान्य लोगों में जब परिवर्तन की आग जगती है तो फिर जो है शासक वर्ग घबराता है, ये हम समझ लें। जब 1912 में दिसंबर 1912 में जो प्रावदा के संपादक थे मोलोतो, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो समोइलेवा ने बोल्शेविक अखबार प्रावदा, प्रावदा का हिंदी में अर्थ है सच्चाई, सत्य। तो जो है समोइलेवा ने जो बोल्शेविक अखबार है वो उसका संपादक का काम संभाल लिया। इसके अलावा भी बहुत सारी महिलाएं थीं जिन्होंने बोल्शेविक पार्टी में अग्रणी भूमिकाएं निभाई। अलेक्जेंड्रा कोलोंताई का नाम तो हम जानते हैं, क्रुप्स्काया, नादेज़्दा क्रुप्स्काया जो लेनिन की पत्नी थी, समोइलेवा, इनेसा आर्मंड, क्लारा जेटकिन का नाम तो सबको मालूम है। इन महिलाओं ने न केवल बोल्शेविक पार्टी के निर्माण में बल्कि पार्टी में महिलाओं को संगठित करने में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। और महिलाओं की एक पत्रिका भी शुरू की थी जिसका नाम था राबोटनिस्टा, ये नाम था उसका। एक और पत्रिका भी निकलती थी, इक्वालिटी, और जनवादी महिला समिति की भी अंग्रेजी की जो पत्रिका है उसका नाम इक्वालिटी है। तो ये जो पहला विश्व युद्ध जो है जो शुरू हो गया था और उसमें लाखों पुरुष जो हैं वो सेना में चले गए थे, और उसके बाद में जो बड़ी संख्या में महिलाएं, जो ये प्रक्रिया चल रही थी, तो मैं उस प्रक्रिया के दौरान मैं आपको बता रही हूं कि वो जो महिला मजदूर थी, भारी उद्योग जो थे उसमें महिला मजदूर जो थी वो उनका कुल जो श्रम शक्ति का जो कुल हिस्सा था वो 40% हो गई थी। और मॉस्को के जो कपड़ा मिले थी उसका 60% महिलाएं हो गई थी। तो ये हालत थी। पूरी दुनिया जो है इस लड़ाई से परेशान थी, रूस में भी परेशान थी। और इस बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाने लगा था। अब हम आते हैं 1917 में। 1917 का जो महिला दिवस था 23 फरवरी का, उस दिन महिलाओं ने तय कर लिया कि आज का दिन जो है वो न केवल समानता के दिवस के तौर पे हम मनाएंगे, बल्कि हम उन्होंने पुरुष साथियों का भी आह्वान किया कि महंगाई यानी रोटी और शांति, ये दो मांगे, महिलाओं की समानता के साथ साथ ये दो मांगे आज हम रखेंगे। हमारे पुरुष साथियों को भी हमारे साथ में आना चाहिए। और समानता के लिए क्या, आप देखिए 1897 तक जो महिला तमाम सारा काम करती थी, अशिक्षित थी, साथ में तमाम सारी जो कुप्रथाएं थी उनको भी झेल रही थी। किताबें पढ़िए अपराध और दंड, उसमें आपको पता लगेगा कि किस किस तरह का था उनके पीछे। वो आज ये मांग कर रही थी कि हमको डबल काम करना पड़ता है, कारखाने में भी करना पड़ता है और घर में बच्चों को भी संभालना पड़ता है, हम ये नहीं करेंगे, हमको समानता चाहिए। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था, ये जो बदलाव था, ये बदलाव बोल्शेविकों ने लाया था, ये कम्युनिस्ट विचारधारा ने लाया था उनके अंदर। और उन्होंने पुरुषों को अपने साथ ले लिया और निकल पड़ी कारखाने से, हड़ताल कर दी उन्होंने। कपड़ा कारखाने के विबोर्ग जो इलाका था, पेट्रोग्राड उस वक्त रूस की राजधानी थी, और ये जो हड़ताल थी वो फैल गई पूरे देश में। शहरों में जुलूस निकल रहे थे, 90,000 लोग हड़ताल पे थे। और कुल मिला के जो सड़कों पे पेट्रोग्राड में और पूरे देश में जो जुलूस में सड़कों पे जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें 1 लाख से ज्यादा लोग थे। नेतृत्व कौन कर रहा था? वो महिलाएं जो कुछ साल पहले तक घरों में तमाम सारी बेड़ियों में जकड़ी हुई थी।
अब देखिए कि महिलाएं जब संघर्ष में आती हैं तो कैसे सबको साथ में ले लेती हैं। जब जुलूस को रोकने की पुलिस ने कोशिश की तो महिलाओं ने उनको ऐसा समझाया बुझाया कि पुलिस वाले भी प्रदर्शनकारियों के साथ हो गए। और तो और एक और बात थी कि जो विश्व युद्ध चल रहा था उसमें तमाम सारे सैनिक पेट्रोग्राद में थे। तो जार ने जब पुलिस के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, पुलिस का कोई असर नहीं हुआ, तो जार ने सैनिकों को भेजा। तो यहां पर भी महिलाओं ने पहल की, वो बैरकों में चली गई महिला सैनिकों के, वहां पर पर्चे बांटे, समझाया उनको, मीटिंगें की और ये काम कर गया। सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया और वो क्रांतिकारियों के साथ जो है जुलूस में शामिल हो गए। अब आप बताइए कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस उनके साथ, सैनिक उनके साथ, और प्रदर्शन, हड़ताल, विद्रोह में बदल जाती है। और 5 दिन लगे, 5 दिन। 5 दिन में वो जो जार था उसको उखाड़ फेंका गया। तो उखाड़ फेंका गया नहीं, वो चला गया वहां से। लेकिन उसके बाद मजदूरों की सत्ता नहीं आई थी। आप थोड़ा शांत रहिए कि अभी मजदूरों की सत्ता नहीं आई थी। अब मार्च अप्रैल के दिन थे वो, लेनिन लौट आए उसके बाद। और लेकिन ये बात हमको समझनी होगी कि ये महिला क्रांतिकारी थी जो इतनी दृढ़ और उग्रवादी थी और उन्होंने शांति की जो क्रांति की जो ज्वाला थी उनको प्रज्वलित किया था। जो पहले सामाजिक रूप से निष्क्रिय थी वो सबसे अधिक सक्रिय हो गई थी। और क्रांति की इस प्रक्रिया ने जो सबसे बड़ा काम किया था वो था कि महिलाओं और पुरुषों के बीच जो स्थापित विभाजन था उसको खत्म कर दिया। और ये जो तमाम ज्ञापन दो और ये चिट्ठियां दो, आवेदन करो, इससे कई गुना अधिक प्रभावी था। अब इसके बाद ये जब हो गया उसके बाद 8 घंटे के काम और युद्ध की समाप्ति का जो मांग है वो सबसे ज्यादा थी। महिलाओं की स्थिति बहुत तेजी के साथ, महिलाओं की स्थिति जो है वो बदल रही थी। तो ये आगे बढ़ रही थी। अभी जो सरकार बनी थी वो पेटी बुर्जुआ सरकार थी। उनके पास में वो चीज नहीं थी, उनकी वो योग्यता नहीं थी कि महिलाओं, मजदूरों, किसानों की इन मांगों को वो पूरा कर सके। उनका रिमोट वो जार के पास था। तो ये जो महिलाएं थी ये रुकने के लिए तैयार नहीं थी। मजदूर रुकने के लिए तैयार नहीं थे। समानता और महिलाओं की मुक्ति वगैरह की बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही थी सरकार, लेकिन उनके पास कोई योजना नहीं थी। और इसी बीच में अप्रैल में बोल्शेविकों ने, बीच में वो जो मैंने आपको बताया रेबोनेट्स जो पत्रिका थी वो बंद हो गई थी, उसको दोबारा चालू किया। और उसके बोर्ड में जो है क्रुप्स्काया, इनेसा आर्मंड, अलेक्जेंड्रा कोलोंतोई, एलिया जोरोवा, कुडेली, समाइलोवा, निकाइलोवा और पेट्रोग्राड के कई और दूसरे भी साथी थे। उसके बाद वो ज्वाला बढ़ती गई। अंततः हुआ ये कि अक्टूबर में ये जो पेटी बुर्जुआ सरकार थी वो गिर गई। और अक्टूबर के अंत में जो है वो चूंकि उस वक्त तक वही वाला कैलेंडर था इसलिए अक्टूबर क्रांति कहते हैं उसको, अंततः जो है मजदूरों के हाथ में सत्ता आ गई। और इसके बाद जो शुरू हुआ वो दौर था जिसमें तमाम मेहनतकशों के पक्ष में कानून बनने की तेजी से शुरुआत हो गई। बोल्शेविकों ने तुरंत वो सारे कानून खत्म कर दिए जो महिलाओं को पुरुषों के बनिस्बत कमतर बनाते हैं। तुरंत हाथ में सत्ता आती और महिलाओं की आजादी पर लगे सारे प्रतिबंध भी हटा दिए। एक किताब है जो आर जवाहर ने लिखी है, उसको जरूर पढ़िएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 8 मार्च का असली इतिहास। मैं इसमें से थोड़ा सा आपको बताती हूं कि किस तरह से किया। 7 नवंबर को हम क्रांति का दिवस मनाते हैं। 8 नवंबर को पहला कानून पारित किया लेनिन ने। कौन सा? जिसमें युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। और दूसरा कानून था जमीन के अधिकार के बारे में, जिसमें बिना किसी लैंगिक भेदभाव के जमीन जोतने वाले को दे दी गई। महिला भी हो,
पुरुष भी हो। तो ये था उस वक्त हमारे देश के जो बड़े कवि थे, तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, लेनिन के नेतृत्व में आज रूस में जो भी कुछ हो रहा है वह कम्युनिज्म है, और जब यह विचारधारा पूरी दुनिया में फैलेगी तभी असली सभ्यता कामयाब होकर आगे बढ़ेगी। भारत में बैठे हुए कवि ये कह रहे हैं। और 1 साल के भीतर जो कानून बनाए गए जनता के लिए, जनता के अधिकारों के लिए, और दुनिया में पहली बार महिलाओं के अधिकारों के लिए बनाए गए, और उसमें देश का संविधान भी बनाया गया। और उसमें जो है मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूं कि क्या कानून थे। ये जो रूस था वो दुनिया का पहला देश बना जिसने बिना किसी लैंगिक और रेशियल या नस्लीय भेदभाव के 18 साल और उसके ऊपर के नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया। कई साल पहले अमेरिका जो आजाद हो गया था और आज भी अपने आप को बड़ा भारी लोकतांत्रिक देश बताता है, वहां पर भी उस वक्त तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। इंग्लैंड में भी नहीं था। यह पहला देश बना जहां पर मजदूर क्रांति होते ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। समान काम के लिए समान वेतन अमेरिका में आज भी नहीं है। बिना किसी लैंगिक भेदभाव के सबको काम का अधिकार। गर्भवती महिलाओं को प्रसूति के पूर्व 8 हफ्ते और प्रसूति के बाद 8 हफ्ते की छुट्टी अमेरिका में आज भी नहीं है। हर 3 घंटे बाद बच्चे को दूध पिलाने के लिए आधे घंटे की छुट्टी। रात की पाली और ओवरटाइम से बच्चों को पालने और प्रसूति के लिए उसकी देखभाल के लिए नकद भत्ता। बताइए कितना शिशु देश था वो। अभी अभी आजाद हुआ था, अभी अभी उसने सत्ता संभाली थी। चारों तरफ लोग बैठे हुए थे उसको खाने के लिए, लेकिन वो एक के बाद दूसरे कानून वहां पर पारित किए जा रहे थे जो उस देश की भलाई के लिए, उस देश के नागरिकों की भलाई के लिए। एक जो बात उन्होंने कही, वो उन्होंने कहा कि सत्ता मॉस्को से नहीं चलेगी, सत्ता जो है जनता चलाएगी। ये है असली अंतर। सत्ता दिल्ली से नहीं चलती है, सत्ता गांव की पंचायत से चल सकती है, तभी इस देश को जो है इस देश का नागरिक खुश हो सकता है। एक और जो किया अभी आजकल चल रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय और तमाम सारे लव जिहाद और ये तमाम सारी चीजें। लेकिन 1917 में जो रूस की क्रांति हुई उसमें सबसे पहले शादी के रजिस्ट्रेशन और तलाक की अनुमति के लिए चर्च के अधिकार उन्होंने खत्म कर दिए। चर्च का कोई अधिकार नहीं होगा। सारे विवाह जो है वो सरकार की कार्यालय में रजिस्टर्ड किए जाएंगे और सरकार विवाह को वैधता देने का कानून और तलाक के लिए भी कोर्ट से ही सारी अनुमति मिलेगी। उसमें चर्च का कोई दखल नहीं होगा। तलाक के कानून को भी सरल बनाया गया। सबसे एक और बात, वैध और अवैध बच्चों का जो अंतर है उसको भी खत्म कर दिया गया। जब महिलाएं जब बच्चे ऐसे आते हैं तो नाजायज औलाद जो शब्द है उसको डिक्शनरी से ही हटा दिया गया। इसके साथ ही ऐसे बच्चे जो जिनके माँ बाप का नाम नहीं है उनको भी सुरक्षा दी गई और पालन पोषण के खर्चे की भी व्यवस्था की गई जिनका वैधानिक विवाह नहीं हुआ था। 18 साल तक सारे बच्चे अपने माता पिता के संरक्षण में रहेंगे, यह भी कानून पारित किया गया। और एक और बात, गर्भपात को कानूनी बनाया गया, उसको वैध बनाया गया। आयरलैंड जैसा देश जहां पर एक महिला डॉक्टर की मौत हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी गर्भपात करना लेकिन उसका गर्भपात होने नहीं दिया गया और उसकी मौत हो जाती है, ये वो देश हैं। उनके सामने मजदूर क्रांति जहां हुई, पहली समाजवादी क्रांति जहां हुई, वो एक उदाहरण था हमारे लिए। और इसीलिए ये बातें चूंकि जनता के पास नहीं जा सके, इसलिए इनकी पूरी कोशिश होती है कि उसके खिलाफ तमाम सारे ऐसी अफवाहें फैला के रखी जाएं जिससे कि लोगों के बीच में उनकी असलियत नहीं जा पाए। जो एक और चीज जो थी,
आप ये देखिए कि कितनी आगे की सोच रहा था ये देश, कि समलैंगिकता जिसको लेकर अभी बड़ा बहस चल रही है, और अभी जाके जो सो कॉल्ड बहुत ही प्रगतिशील देश है, उन्होंने अभी जाके उसको कानूनी किया है। उस वक्त 1917 में समलैंगिकता और अन्य सहमति से किए गए लैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से उन्होंने बाहर कर दिया था। और पहले एक गे व्यक्ति, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, वो मंत्री भी थे उन मजदूरों के शासन की सरकार में। तो ये जो चीजें हैं, ये आप देखिए कि ये सब चीजें उस वक्त हुई। और इसके अलावा भी बहुत सारी कानून बने जो महिलाओं के पक्ष में थे। तो मजदूर क्रांति का महिलाओं की जिंदगी पर क्या असर हुआ, ये भी हम देखते हैं। अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो 1917 में केवल डेनमार्क और नॉर्वे ये देश थे जहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार था। और 1918 में जाके इंग्लैंड में मिला, वो भी इसके देखा देखी दिया निश्चित रूप से। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1920 में मिला। और फ्रांस में जहां 1789 में जो क्रांति हुई थी, उसमें महिलाओं ने बड़ी भारी भूमिका अदा की थी। उन्हें नागरिक के नाते वोट देने का अधिकार 1946 में मिला। एक साल बाद हमारा देश आजाद होता है। और चूंकि यहां पर जिस तरह की सरकार बनी, बाबा साहेब अंबेडकर संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने 1947 में हमारे देश की महिलाओं को वोट का अधिकार दिया। और फ्रांस में 1946 में मिला। इटली में यह महिलाओं को अधिकार जो है 1945 में मिला। दुनिया की पहली महिला मंत्री जो है वो सोवियत संघ में थी, अलेक्जेंड्रा कोलोंतोई। बोल्शेविक सरकार में समाज कल्याण मंत्री थी वो। पहली महिला मंत्री थी। तब तक किसी देश में कोई महिला मंत्री नहीं थी। तो ये जो चीज थी, चूंकि ये इतनी सारी सुविधाएं, इतने अधिकार धड़ाधड़ जनता को दिए जा रहे थे, तो अब जो पूंजीवादी देश थे उनके ऊपर दबाव आ गया कि वहां पर भी जो है कुछ न कुछ अधिकार दिए जाएं। जैसे 8 घंटे का काम है, या ये जो है वो आपका ओवर टाइम है, ये सारी चीजें। विश्व जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन भी उसके बाद हुआ, सोवियत क्रांति के बाद। पूंजीवादी देशों ने स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देना शुरू किया, और ये सब तमाम सारी चीजें हुई। तो ये जो चीज है, ये मैं आपको बता रही हूं इसलिए क्योंकि कानून बनाए गए। लेकिन उसके बाद जो रीना जी ने सवाल किया था कि 1917 के बाद कानून बनाना अपनी जगह पे है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि बहुत अच्छा संविधान भी अगर हो, तो भी अगर आपने इसको इसके अनुसार इस देश में परिवर्तन नहीं किए, जैसे राजनीतिक रूप से हमने समानता दे दी, लेकिन अगर सामाजिक समानता हमने नहीं दी, तो ये राजनीतिक समानता या राजनीतिक आजादी भी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। और ये इस देश ने जो है साबित किया कि वो केवल कागजों में अधिकार नहीं दे रहे हैं, बल्कि वास्तविक रूप में तमाम पूरी पार्टी, बोल्शेविक पार्टी इसमें लगी कि जो पिछड़े हुए हैं, वंचित हैं, महिलाएं हैं, उनको उनके अधिकार केवल कागज पे ही नहीं थे, बल्कि उनको दिए जाएं। जैसे कि वो जो घरेलू काम थे, अगर आपको उनको बाहर लाना है, अगर आपको उनको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, एरोनॉट बनाना है, बाहर ले जाना है, तो उनको उनके घर के काम से उनको मुक्ति दिलानी होगी। और इसके लिए बाकायदा कानूनी तौर पर सामूहिक रसोई घर बनाए गए, भोजनालय बनाए गए, सामूहिक लॉन्ड्रीज बनाई गई, क्रैच बनाए गए, यानी बच्चों के झूला घर बनाए गए। और इस तरह से महिलाओं के बोझ को कम करने की कोशिश की गई। इसके साथ ही साथ महिलाओं की जो सार्वजनिक जीवन है उसको तैयार करने के लिए बाकायदा सांगठनिक रूप से भी कोशिश की गई। कम्युनिस्ट पार्टी में इसके लिए डॉक्यूमेंट बनाए गए, उनके लिए भी मीटिंग्स की गई। और एक महिलाओं को भी समझ में आना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि जो बेड़ियां होती हैं वो मानसिक बेड़ियां होती हैं, उनको बेड़ियां समझते नहीं हैं। कल जो दिन बीता है करवा चौथ का, वो एक बड़ी भारी मानसिक बेड़ी है, लेकिन महिलाएं उसको समझती नहीं है। करवा चौथ हो, तीज हो, ये तमाम सारी जो चीजें हैं
वो जो बेड़ियां हैं उन बेड़ियों को बेड़ियां समझना है, ये बताने का काम भी कम्युनिस्टों का है। ये सोवियत संघ की क्रांति ने बताया और इसके लिए कोलोंताई, एनेसा आर्मंड, कृप्स्काया, निकोलेवा ने कुछ सांगठनिक डिसीजन लेकर छोटे छोटे जो है तमाम सम्मेलन किए और जिसका अंत हुआ नवंबर 1918 में एक बड़े कामकाजी महिलाओं के अखिल जो है रूसी कांग्रेस में। आप ये देखिए कि उस वक्त युद्ध जो है वो गृह युद्ध चल रहा था और उस गृह युद्ध के दौरान जो है वो देश भर से 1000 महिलाएं इकट्ठी हुई थी। ये होता है कमिटमेंट, ये होता है किसी देश को, समाज को बनाने के लिए जो है कमिटमेंट होता है, ये चीज है। और इस सम्मेलन में लेनिन ने क्या कहा? लेनिन ने कहा कि महिलाओं से अधिक राजनीतिक सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया और उन्होंने ये कहा कि सभी मुक्ति आंदोलनों का यह अनुभव है कि एक क्रांति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें महिलाएं कितनी हिस्सा लेती हैं। ये बात समझ लीजिए। और एक और किताब है जिसको आपको पढ़ना चाहिए, लेनिन महिला मुक्ति के संबंध में लेनिन की क्लारा जेटकिन के साथ बातचीत के बारे में एक किताब है। और एक और है ऑन द इमेंसिपेशन ऑफ विमेन, जिसकी भूमिका जो है वो नादेज्दा कृप्स्काया ने लिखी है, उसको भी पढ़िए। ये किताबें पढ़ने से जो है हमें अपने जो काम करने का तरीका है उसको हम बदल सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, तो क्रांति के बाद अगर हम ये सब चाह रहे थे कि राजनीतिक भागीदारी बढ़े और तमाम सारी और भी चीजें हो, तो इसके लिए निरक्षरता दूर करना बहुत जरूरी था। तो जब निरक्षरता दूर करना है तो उसके लिए कोशिशें की जानी चाहिए। तो इसके लिए एक जेनोडेल नाम का एक योजना बनाई गई जिसमें शिक्षा देने के लिए एक संघर्ष की तरह उसको लिया गया। 1920 के दौरान श्रमिकों और किसान संवाददाताओं के एक नेटवर्क को तैयार किया गया और महिलाओं के लिए कई पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया और इसकी संपादक थी कृप्स्काया। 1917 से लेके 1934 तक के आंकड़े जो हैं, जो भी उपलब्ध हैं, वो बहुत ज्यादा वो नहीं है बिल्कुल टू द पॉइंट, लेकिन फिर भी हैं। तो ये बताते हैं कि महिलाओं को राजनीतिक गतिविधि में खींचने के इन शुरुआती प्रयासों के कितने बढ़िया परिणाम थे। चुनावों में जो मतदान होता है, हाँ, जो मतदान होता है उसमें ये बुनियादी नागरिक का कर्तव्य होता है। उसमें जो है 1926 में ये जो परसेंटेज था वो 42.9% था। 1934 में कितना हो गया? 89.7% गांव में और शहरों में जो है शहरों में और गांव में जो है वो 80% हो गया। ये परिणाम है जो काम किया गया बोल्शेविक पार्टी के द्वारा। उसके बाद जो आज हम बात करते हैं नागरिक जीवन प्रत्याशा की, जो जार के समय का जो रूस था उससे अगर हम 1970 के दशक की तुलना करें, यानी 50 साल बाद, वहां पर जो महिलाओं की जीवन प्रत्याशा है वो 74 हो गई थी। शायद हमारे यहां पर अभी भी नहीं है महिलाओं की जीवन प्रत्याशा। तो शिशु मृत्यु दर में 90% की कमी आ गई। 1917 में जो सोवियत शासन ने झूला घर और नर्सरी यानी छोटे बच्चों को रखने की, क्योंकि माँ जब काम पे जाएगी तो उनको कौन रखेगा लेकिन जबकि उनके पास कोई भौतिक संसाधन नहीं थे, पैसा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पंचवर्षीय योजना बनाई। ये एक बहुत बड़ा काम था जिसके आधार पे हमारे यहाँ पर भी जो है पहली सरकार बनी। उन्होंने पंचवर्षीय योजना के तहत काम करना शुरू किया, अभी तक चल रहा था। ये आ गए हैं नमूने जिन्होंने जो है पंचवर्षीय योजना बनाने का काम भी शुरू किया, योजना आयोग को खत्म किया। तो ये जो पहली पंचवर्षीय योजना के साथ जो काम शुरू किया गया, 1927 से 1932 के बीच जो नर्सरियों की संख्या है, जो 1927 में केवल 2000 थी छोटे बच्चों की नर्सरी, वो 1932 में कितनी हो गई? 19,000।
2000 से बढ़ के 19,000 हो गई कितने साल में? 5 साल में। और 1960 तक जो क्रेच थे, मतलब स्थायी क्रेच, उसमें 4.5 मिलियन यानी 44 लाख बच्चे थे जो जाते थे क्रेच। और उसमें 1976 तक कितने हो गए? 1,60,00,000 बच्चे उसमें जाने लगे। यानी लोगों का, महिलाओं का विश्वास है, महिलाओं को काम करने जाना है और वो वहां पर बच्चों को छोड़ के आ रही हैं। अब हम शिक्षा के स्तर पे आते हैं। जो शिक्षा का स्तर था 1930 के बाद जिस तरह से बढ़ा, 1926 में जो नामांकन होता था, हम भी नामांकन से ही देखते हैं कि कितना है, वो 1926 में 10% था। 1939 में, 1926 से 1939 तक कितने साल हुए? 13 साल। 10% से 65% हो गया और 1958 में 97% हो गया। उच्च शिक्षा में जो महिलाओं का अनुपात था 1927 में केवल 28% था, 1960 में 63 और 1960 में 43 और 1970 में 49% हो गया। जहां पे दूसरे जो देश थे उस वक्त उच्च शिक्षा में केवल 40% ज्यादा महिलाएं थी, केवल 40%, जबकि वो बहुत पहले से प्रगतिशील थे, औद्योगिक देश थे। वहां पर महिलाओं की जो उच्च शिक्षा में महिलाओं के प्रतिशत था वो 40 था और यहाँ पे 49 हो गया था। 1950 में जो डॉक्टरेट होती है, पीएचडी होती है, उसमें 600 महिलाएं थी और 1984 में ये हो गई थी 5,600। 1950 में ये आंकड़े कोई बहुत बहुत एक्यूरेट नहीं है, लेकिन एक आंकड़ा है जो हमें मिला है, जो मैंने ढूंढा है। 1959 में 1/3 महिलाओं ने अलग अलग महिला व्यवसायों में काम किया और 1970 में यह आंकड़ा जो है 55% हो गया। 55%। उस वक्त 98% नर्सें महिलाएं थीं और 75% शिक्षक, 95% लाइब्रेरियन। ये मतलब अनुपात है पुरुष का महिलाओं से। जितने भी लाइब्रेरियन थे उसमें 95% महिलाएं थीं और 75% डॉक्टर थीं। महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। तो अक्टूबर क्रांति जो था वो रूसी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा कदम था और क्रांति महिलाओं की मुक्ति के लिए एक पूर्व शर्त और है भी। इसने महिलाओं को घरेलू गुलामी से मुक्त करने, उन्हें समाज का एक समान हिस्सा बनाने और पूर्वाग्रह को खत्म करने के साथ साथ शिक्षा और चेतना को बढ़ाने का भी काम किया। रूसी क्रांति और रूसी महिलाओं की जो क्रांतिकारी ऊर्जा, साहस और दृढ़ संकल्प के साथ जो शक्तिशाली भंडार उनके अंदर था, वो जो दिखाती है, जो हर महिला के अंदर है। रूसी क्रांति ने अपने यहाँ की जो महिलाओं का ये जो ऊर्जा थी वो निकाली और जिसे एक समाजवादी क्रांति के लिए जुटाया जा सकता है, उसका उपयोग किया जा सकता है उनके अपने जीवन को बदलने के लिए। 1917 में बोल्शेविकों ने जो महिलाओं की मुक्ति का काम शुरू किया, हमको उसको आगे बढ़ाना है। ये सही है कि हमारे दुश्मन या आलोचक ये कह सकते हैं कि एक आपकी क्रांति तो असफल हो गई, तो उन्हें ये मानना तो पड़ेगा कि यही वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव या क्रांति थी जिसने दुनिया को एक राह दिखाई और दुनिया को मजबूर किया कि अपने यहाँ की जनता को भी जो है उस दिशा में ले जाओ। आज खतरा है कि वो जो अधिकार जनता को, मजदूरों को, महिलाओं को मिले थे, उनको धीरे धीरे पूंजीवाद वापस हड़प करना चाहता है। क्यों? क्योंकि मार्क्स ने कहा है कि जब उसको लाभ की फायदा चाहिए होता है तो तमाम सारी चीजें वो हड़प करके और अपने फायदे की बात वो देखता है। इसलिए हमको सचेत रहना है और अपने जो रास्ते हैं उसको सचेतन रूप से हमको आगे ले जाना है। इसके साथ ही साथ और भी तो देशों में बदलाव हुए, वो तो है अभी, जैसे चीन, वियतनाम, उत्तर कोरिया, क्यूबा, बोलीविया वापस आ गए। और मैं आपको एक उदाहरण थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि बोलीविया में पहले जो चुनाव हुआ उसमें जो एक मेयर थी, मतलब कितने अराजक बर्बर लोग हो सकते हैं ये, कि उस महिला
जो मेयर थी उसको घसीट के उसके बाल काटे, उसके ऊपर लाल रंग डाला और उसको सड़कों पे घुमाया। पेट्रिशिया हर्स उनका नाम था। अभी जो चुनाव हुआ उसमें जनता ने उनको दोबारा जिताया, उसमें सबसे ज्यादा मेजॉरिटी से वो जीत के आई हैं। तो ये जो बर्बरता है, जो पूंजीवाद लोगों के दिमागों में भरता है, उसके खिलाफ जो है हमको जनता को अगर तैयार करना है तो ये जो अनुभव है हमारे, ये हमारा जो इतिहास है उसको हमें याद रखना चाहिए। इसलिए ये तो दीवार पे लिखी हुई एक इबारत है कि महिलाओं की मुक्ति केवल समाजवादी क्रांति में ही संभव है, और हर महिला आंदोलन से जुड़ी हुई महिलाओं और कम्युनिस्टों को भी ये बात ध्यान में रखनी होगी कि समाजवादी क्रांति भी तभी संभव है जब महिलाओं को अपने आंदोलन से हम जोड़ेंगे। और यही नवंबर क्रांति, या आप 1917 की अक्टूबर क्रांति कह सकते हैं, यही उसका संदेश है। इंकलाब जिंदाबाद।